और हमें वो सारे हक अधिकार दिए। तो मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहूंगी कि भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान को किसने बनाया? बाबा साहब। बोलिए। बाबा साहब ने? मैं कहती हूँ नहीं, हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने बाबा साहब को चुन करके संविधान सभा में भेजा। बाबा साहब ने लिखने का काम किया, लेकिन हम अभी आपने उद्देशिका पढ़ी ना? उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो किसने बनाया संविधान? हमने। हम उद्देशिका में कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे? संपूर्ण। कैसा बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ऐसा हम देश बनाना चाहते हैं। और उस देश में क्या होगा? उस देश में न्याय होगा, उस देश में स्वतंत्रता होगी, उस देश में समता होगी और उस देश में बंधुता होगी। ऐसा हमने प्रस्तावना में कहा है, मतलब हमने कहा है, हम भारत के लोगों ने कहा है कि हम अपने देश को इस तरह का बनाएंगे कि चारों तरफ खुशहाली होगी। क्या अभी ऐसा दिख रहा है? नहीं। ये मेरा प्रश्न है। नो मैम। क्यों? क्योंकि हम निष्क्रिय बैठे हैं। हम लोग निष्क्रिय हैं क्योंकि हमें सब कुछ बिना मेहनत के मिल गया है। हमने कोई भी कष्ट नहीं उठाया और वो सारे सुख हम भोग रहे हैं। अपने पूर्वजों के किए हुए जो कार्य है, जो त्याग है, उनको हम भोग रहे हैं, लेकिन हमने अपना दायित्व आज तक नहीं निभाया है। इसीलिए आज सन 2025 में कितने साल हो जाएंगे इस संविधान को लागू हुए? पूरे 75 वर्ष हो जाएंगे। और वो एक क्या होगा? अमृत महोत्सव होगा। हम सन 2025 में एक अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में हमें क्या वो अमृत प्राप्त हो रहा है, ये हमें विचार करना है। तो साथियों, जो बाबा साहब ने शंका व्यक्त की थी और उन्होंने 25 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा में वो अपने संशय को उन्होंने संविधान सभा में रखा था। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी सन 1950 को हम एक ऐसे विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जिसमें राजनीतिक समता तो होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी। राजनीतिक समता किस तरह से कि हमको वोट देने का अधिकार मिल गया था संविधान के द्वारा। सन 1950 में वोट देने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया था। तो बाबा साहब ने कहा था कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के साथ हम समता की बात कब करेंगे? राजनीतिक स्तर पे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गैर बराबरी है, आज भी वो झलक रही है। सामाजिक स्तर पर
हमारा जो देश है वो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। भारत का जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है। जाति राष्ट्र निर्माण के मार्ग में एक बाधा है। यदि और ये जाति जाति के बीच में अलगाव पैदा करती है, नफरत पैदा करती है। और यदि ये जो जातियां हैं जब तक ये नहीं मिटाई जाएंगी, जब तक बंधु भाव समता ये लोगों के बीच में नहीं आएगा, तब तक हम सामाजिक लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते। राजनीतिक लोकतंत्र हमारे पास है, हम सभी को वोट का अधिकार है और हम वोट दे करके एक अपने अनुसार सरकार का चयन कर सकते हैं। क्या हमने उस वोट का सदुपयोग किया? यस मैम। नहीं किया। यदि हमने सदुपयोग किया होता तो आज जो 90% इस देश के मूल निवासी है, जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और यही बात बाबा साहब ने संविधान के भाग 4 में लिखी है, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं। उसमें बाबा साहब ने अनुच्छेद 38 में लिखा है लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए और जो धन संसाधन है देश के उनका समान बंटवारा होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अमीर है, कुछ मुट्ठी भर लोग, वो पूरे इस देश के साधन संसाधनों पर कब्जा जमा के बैठे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो ये स्थिति, असमानता की स्थिति, आर्थिक लोकतंत्र कैसे आएगा? ये लोकतंत्र राज्य समाजवाद से आएगा। ये हम वी द पीपुल, इस भारत के लोगों की जिम्मेदारी है, उस 90% लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को इस भारत में स्थापित करे, क्योंकि आज तक वो स्थापित नहीं हुआ है। सामाजिक लोकतंत्र जिसमें समता होगी, जिसमें स्वतंत्रता होगी, जिसमें बंधुता होगी। हमारी उद्देशिका जिसमें सबसे पहले हमने न्याय की बात की है, उसमें भी सबसे पहले हम कहते हैं सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। तो ये न्याय की बात सबसे पहले हमारी उद्देशिका में कही गई है। और फिर अवसर की समता, और इसमें एक और शब्द है व्यक्ति की गरिमा। ये सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति की गरिमा। हम देख रहे हैं व्यक्ति को बिल्कुल गौण समझा गया है, क्योंकि ये हमारी निष्क्रियता के कारण आज इंसानों पर जानवरों जैसे बर्ताव हो रहे हैं और संविधान होने के बावजूद भी ये नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? पंडाल में बैठे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी मैं इस मंच से देना चाहती हूँ कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस भारत के संविधान को, कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, हम और आपका जीवन खतरे में है। ये बात समझिए। संविधान तो किताब में लिखा हुआ है, उसमें लिख दिया गया है सारे आर्टिकल, लेकिन जब वो अधिकार आपको नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। उस दिन क्या होगा ये सोचिए। हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा ये हमें समझना है। तो बाबा साहब ने जो संशय किया था, उन्होंने कहा था, अभी एक बच्चे ने कहा कि संविधान कितना भी बुरा हो
यदि उसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, और यदि उसे अमल में लाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संवैधानिक रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और ये हम चुपचाप देख रहे हैं। अभी 10 साल में जनगणना होनी थी, क्या हुई? नहीं। फिर भी हम चुप है। सारी सरकारी जो संपत्ति है उनका निजीकरण हो रहा है, क्या हमने उसका विरोध किया? नहीं किया। किया? नहीं किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कब करेंगे? जब हम संविधान को जानेंगे कि हमारे अधिकार क्या है, उस संविधान में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 सबको मालूम है, क्या नाम है इस देश का? भारत, इंडिया, दैट इज भारत, यही है ना? Yes, ma'am. फिर भी क्या कहा जाता है बार बार? उसके अगेंस्ट में बातें होती है। तो ये चीज भी हमें समझनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। शब्द के जो है अर्थ अनर्थ हो जाते हैं, और उसको हमारा साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो इस तरह से जो है वो इस संविधान को के टुकड़े हो रहे हैं और हम चुपचाप हैं। इस देश में आर्थिक समानता होनी चाहिए, ये संविधान का प्रियम्बल कह रहा है, लेकिन यहाँ पर गैर बराबरी है। जो नीतियां बनती है, हम यहाँ से सड़कों से हम चिल्लाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम उसको करेंगे पूरा। तो सड़क से मिशन पूरा नहीं होता है, ये हमें समझना होगा। हमें नीतियां कहाँ बनती है? कहाँ बनती है नीतियां? संसद और विधानसभा में बनती है। तो ये हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि हमें वहां पर कब्जा करना है, क्योंकि बाबा साहब ने ये उंगली जो बता रही है वो क्या बताती है? मैंने आपको इस उंगली पे बटन दबाने का अधिकार दे दिया है। आप उस वोट के अधिकार से अपने अनुरूप सरकार चुन सकते हैं, और उसके बाद जो है उस संविधान का सही इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम थोड़े से लालच में बिक जाते हैं और पूरी जिंदगी इस तरह से जीवन हम जी रहे हैं। आज 75 साल हो जाएंगे 25 को, और जो हमारी जो पीढ़ी है वो भी पंगु बन गई है। उसे अब आगे आना पड़ेगा और अपने अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगा। पर कैसे? ये एक फ्लैक्स मैंने लगवाया है जिसमें लिखा है हमारा अभियान घर घर संविधान, हर घर संविधान। BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। B मतलब भारतीय, एक एस संविधान, एक एस का मतलब है संविधान, दूसरे एस का मतलब है सुरक्षा, तीसरे एस का मतलब है सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान, भारतीय सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। तो हम कैसे सुरक्षा कब करेंगे? जब उसके महत्व को समझेंगे कि संविधान में हमारे लिए क्या लिखा है, संविधान किसके लिए है। ये जो भारत का संविधान है, इसको समझने के लिए इसमें 22 भाग है और 8 जो है अनुसूचियां हैं। तो ये जो संविधान है इसको 28 भागों में बांट करके हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो उसको कैसे अध्ययन करेंगे? तो आप देखेंगे कि इसमें 4-4 भागों में करके उसको हम स्टडी करेंगे या इसको समझेंगे। तो इसमें क्या है? इस संविधान में 4 चीजें, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता। ये पहली बात।
दूसरी बात है, इसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है और माइनॉरिटीज है। ये दूसरे चार। तीसरी जो बात है, इस संविधान में महिलाओं के लिए प्रावधान है, बालकों के लिए है, किसानों के लिए है और मजदूरों के लिए। ये कितने हो गए? तीसरा भाग। 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। उसके बाद चौथा है शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और संपदा। इसके बाद इस संविधान में है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकों के कर्तव्य। तीसरे भाग में है मूल अधिकार। चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों का है, जो संविधान राज्य को आदेश देता है कि आपको भारत में यदि सुव्यवस्था निर्मित करनी है तो एक लोक कल्याणकारी राज्य कब निर्मित करना है, तो उसके लिए आदेश देता है।